आपने सुना होगा, अगर बुरे काम करोगे तो दरअसल नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन योगी राज में ऐसा नहीं है। यहां बुरे काम करने वालों के लिए सीएम योगी ने नर्क पथ का रास्ता ही तैयार कर दिया है, जिससे होते हुए वो सीधे नर्क लोक में जा सकते हैं। योगी फोर्स यमराज बनकर ऐसे लोगों का टिकट काट रही है और नर्क पथ से होते हुए उनके नर्क लोक में जाने का पूरा बंदोबस्त यानी कि इंतजाम कर रही है। कौन है ये लोग जिनके लिए सीएम योगी ने नर्क पथ तैयार किया है और ऐसा करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ गई, इस रिपोर्ट में देखिए। जहन्नुम जाना है, तुम्हारा जहन्नुम का रास्ता तय है। जो लोग व्यवस्था में बोझ बने हुए हैं, उस बोझ से इस धरती माता को मुक्ति मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री करने की मुहिम में जुटे सीएम योगी का ये सबसे नया मॉडल है। अपराधियों के लिए नर्क पथ यानी उनके जहन्नुम जाने का रास्ता, अपराधियों के लिए मुक्ति पथ यानी उनके बोझ से धरती माता को मुक्ति दिलाना। योगी फोर्स सीएम योगी के इसी मॉडल को अमली जामा पहनाने के लिए दिन रात एक किए हुए है। इसी मॉडल के तहत बीती रात 5 शहरों में योगी फोर्स ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर ऑपरेशंस को अंजाम दिया। गाजियाबाद, प्रतापगढ़, अमेठी, फिरोजाबाद और झांसी, इन 5 शहरों में काल बनकर यूपी पुलिस के जवान अपराधियों को योगी राज में कानून को चुनौती देने वाली करतूत का सबक सिखाते नजर आए। सीएम योगी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस। जो लोग व्यवस्था में बोझ बने हुए हैं, उस बोझ से इस धरती माता को मुक्ति मिलनी चाहिए। और यह मुक्ति उनसे इस धरती को ही नहीं है, बल्कि उनके स्वयं के बोझ से उनको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए उस बोझ से उन्हें मुक्त किया जाता है। हमने कहा ना, जीरो टॉलरेंस। और हम लोग इस बात को अक्सर कहते हैं कि बेटी की सुरक्षा के साथ अगर खिलवाड़ किया तो स्वाभाविक रूप से अगले चौराहे पर कोई यमराज इंतजार कर रहा होगा टिकट काटने के लिए कि जहन्नुम जाना है, तुम्हारा जहन्नुम का रास्ता तय है। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले अपराधियों को नर्क पथ पर रवाना कर उनके बोझ से धरती को मुक्ति दिलाने वाली सीएम योगी की मुहिम गाजियाबाद में परवान चढ़ी, जहां मुरादनगर इलाके में योगी फोर्स ने इनामी बदमाश आदिल के पैर में पीतल ठोक कर उसे 2 कंधों का मोहताज बना दिया। आदिल नाम का ये बदमाश मूल रूप से हापुड़ का रहने वाला है। गाजियाबाद के साथ नोएडा, दिल्ली में भी इसका आतंक था। आदिल पर लगभग 34 मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। आदिल पर पुलिस ने 20,000 का इनाम घोषित कर रखा था। गाजियाबाद पुलिस को लूट के कई मामलों में लंबे समय से आदिल की तलाश थी, जो बीती रात पूरी हो गई। जब पुलिस फोर्स मौके पर गई तो पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त जो कि बाइक पर सवार था, उसने अपनी बाइक को मोड़ा और वो फिसल गया और पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से उसके द्वारा फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ हुई जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम द्वारा भी 2 राउंड्स फायर किए गए। इस आत्मरक्षार्थ हुई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के दोनों पैरों पे गोली लग गई। प्रतापगढ़ और अमेठी में भी योगी फोर्स ने यूपी में अपराध करने वालों को बुलेट वाला सबक सिखाया। प्रतापगढ़ में जहां एक गो तस्कर हाफ एनकाउंटर के बाद पुलिस के हाथ से चढ़ गया, तो वहीं अमेठी में एनकाउंटर के बाद 1 दिसंबर को सर्राफा व्यवसायी से लूट करने वाले 3 बदमाश पकड़े गए। इनमें से एक पुलिस की गोली लगने से घायल भी हुआ है। वहीं फिरोजाबाद में एसओजी के साथ अंजाम दिए गए एक ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान भी एक बदमाश पकड़ा गया। वहीं झांसी में हुई एक मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 अपराधियों को पकड़ा है। लाखेरी नदी के पीछे जंगल में छिपे इन अपराधियों में से एक पुलिस की गोली लगने से घायल भी हो गया है, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे एनकाउंटर जहां अपराधियों के लिए बड़ी चेतावनी है, तो वहीं लोगों में यह भरोसा पैदा करने की कोशिश भी है कि योगी के शासन में इंसाफ के लिए इंतजार नहीं करना होगा। हर व्यक्ति न्याय चाहता है, समय से न्याय चाहता है। जिस भी रास्ते मिले उसको मिलना चाहिए और उन अपराधियों का, उन माफियाज के दुस्साहस को हर हाल में कुंद बनाया जाना चाहिए जो पूरी व्यवस्था को जकड़ लेते हैं। सीएम योगी के इसी कहे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए योगी फोर्स यमराज बनकर अपराधियों के पीछे पड़ी है। हर रोज औसतन 5 एनकाउंटर को अंजाम दिया जा रहा है।
और कानून के दुश्मनों को लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि अपराध करोगे तो तुम्हारे लिए नर्क पथ तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चादर गैंग देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने की साजिश लगातार रचती रही है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस साजिश को, इस प्लानिंग को विफल करने के लिए मिशन छेड़ रखा है। दरअसल शहर हो या फिर गांव, मोहल्ला हो या फिर जंगल, जहां भी भाईजान ने अवैध कब्जा जमाया वहां इंसाफ वाला बुलडोजर गरजा। नैनीताल के जंगल में धामी के धुरंधर का ऑपरेशन 90 शुरू हुआ तो कब्जा गए भागती हुई कैसे नजर आई, देखिए इस रिपोर्ट। बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण करना, उनके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की। अभी तक 10,000 एकड़ से भी अधिक जमीन ऐसे अतिक्रमण से हमने मुक्त कराई है। और डेमोग्राफी खराब न हो, यहाँ का देवत्व बना रहे, देवभूमि के मूल अस्तित्व को खराब नहीं होने दिया जाएगा। देवभूमि के देव तत्व को बचाए रखना सीएम धामी की प्राथमिकता है, और ये तभी संभव है जब उत्तराखंड से कब्जा गैंग का पूरी तरह सफाया हो। नैनीताल के रामनगर और रुद्रपुर से सामने आई ये तस्वीर इस बात का प्रमाण है कि चादर गैंग हो या अतिक्रमणकारी, अगर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया तो धामी का बुलडोजर जरूर चलेगा। नैनीताल में अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करके 90 अवैध मकान बना डाले। कई बार नोटिस देने के बाद भी जब अवैध कब्जा नहीं हटा तो धामी के धुरंधर का ऑपरेशन 90 शुरू हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, जहां देखिए वहां पीला पंजा अतिक्रमण पर शिकंजा कस रहा है। अवैध कब्जे की नीयत को ईंट दर ईंट जमींदोज किया जा रहा है। एक तरफ इंसाफ वाला बुलडोजर अवैध मकानों की दीवारों को तोड़कर रास्ता बना रहा है, तो वहीं दूसरे बुलडोजर ने कुछ ही मिनटों में पूरे मकान को मलबे में तब्दील कर दिया। जानकारी के मुताबिक वन विभाग ने अपर कोसी ब्लॉक क्षेत्र में कुल 170 परिवारों को बेदखली का नोटिस जारी किया था, जिनमें से कुछ परिवारों ने पहले ही स्वेच्छा से अपने घर खाली कर दिए। बचे हुए 130 परिवारों में से लगभग 40 परिवारों में कोर्ट की शरण ली। बाकी बचे 90 अतिक्रमणकारियों को इंसाफ वाले बुलडोजर का सामना करना पड़ा। अतिक्रमण के संबंध में उनके स्तर से समस्त कानूनी कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है, सुनवाई का अवसर दे दिया गया है और उनके संबंध में निर्णय ले लिया गया है। तो उनके अनुरोध पर एक डेट तय की गई और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, मजिस्ट्रेट लगा करके आज प्रातः जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। इस बुलडोजर एक्शन के बाद वन विभाग की करीब 100 हेक्टेयर की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। इस एक्शन का विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों ने पैसे लेकर उनके अवैध मकान बनवाए थे। जो ये जंगला द्वारा इन्होंने कहीं बना, किसी ने 10,000 का है, किसी ने 5,000 का है, किसी ने 20 का है, सबसे पैसे लिए। देखो इतनी पब्लिक ने घर बनाए, पैसे लेके चले जाते। उसके बाद में हमने बनाया, उस दिन से कहाँ थे जब लाइट, पानी, आधार कार्ड, पैन कार्ड सारा कुछ हमारे यहाँ का हो गया। आज हमें भगा रहे हैं। कोई कहता हमें इतने पैसे दे दो, कोई कहता था इतने पैसे दे दो। अपने जेब गरम करे निकल लिए। ये कौन मांगता था पैसे? जो भी विभाग वाले आते थे, अगर कोई किसी का भी कार्य होता था। अवैध मकानों को ध्वस्त करने के बाद धामी का बुलडोजर ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद की तरफ मुड़ा और मस्जिद के अवैध कब्जे को खोद डाला। आरोप भी है कि जब ये मस्जिद बन रही थी उस वक्त यहाँ पर कोई रोकने के लिए नहीं आया, और अगर आप देखें तो अब यहाँ पे सामने आपको बुलडोजर दिखाई देगा, वहीं दूसरी तरफ पीछे की तरफ कुछ लोग खड़े हैं, और ये जो लोग हैं ये मस्जिद से ही जुड़े हुए हैं और खुद ही जो पूरा सामान है वो हटा रहे हैं। अतिक्रमणकारी सालों से वन विभाग की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे थे। आखिर ये कब्जे किसकी शह पर हुए, इसका जवाब खुद सीएम धामी की जुबानी सुन लीजिए। यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य बने रहें, यहाँ की डेमोग्राफी में जो पहले के सालों में छेड़छाड़ हुई है वो डेमोग्राफी खराब ना हो, यहाँ का देवत्व बना रहे, यहाँ का मूल अस्तित्व बना रहे, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। क्योंकि हम आने वाले वर्षों में अपने बच्चों को देवभूमि, सुरक्षित देवभूमि उनको मिले, उनको किसी प्रकार का कोई भय न हो, किसी प्रकार की असुरक्षा न हो। आने वाली नस्लों को सुरक्षित माहौल देना है तो देवभूमि की डेमोग्राफी को बदलने से रोकना होगा।
यही वजह है कि धामी का बुलडोजर मियां भाई के अतिक्रमण वाले मंसूबों को ध्वस्त कर रहा है। रुद्रपुर में मदरसा सोसाइटी के अवैध कब्जे पर पीला पंजा चला तो 8 एकड़ की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त हो गई। जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर की खिड़क कॉलोनी में 10.5 एकड़ सरकारी भूमि थी, जिसमें से लगभग 2.5 एकड़ भूमि मदरसा सोसाइटी को आवंटित की गई थी। लेकिन कब्जा गैंग ने धीरे धीरे बची हुई 8 एकड़ जमीन पर भी अवैध कब्जा जमा लिया। नैनीताल और रुद्रपुर में हुआ ये बुलडोजर एक्शन उन लोगों के लिए वार्निंग है जो देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने की मंशा पाले बैठे हैं। सीएम धामी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उत्तराखंड के विकास और विरासत को बचाने के लिए इस तरह का एक्शन आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जहां एक तरफ उत्तराखंड में डेमोग्राफी बदलने की बात हो रही थी, वहीं बंगाल में एक बाबरी की नींव रख दी गई, लेकिन 2 और बाबरी बनाने की बातें भी हो रही है। हुमायूं कबीर के मुताबिक वो 2 और बाबरी बनाएंगे। साथ ही अपने इस प्लान में उन्होंने असुद्दीन ओवैसी का भी जिक्र कर डाला। और बंगाल में बाबरी का क्या है असुद्दीन ओवैसी कनेक्शन, देखिए देश हित की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बंगाल में ओवैसी साहब को लेके तो एक साथ के मिलके ये बीजेपी के भी रुकेंगी, टीएमसी को भी खमता-चुतो करेंगे। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। क्या बंगाल में बाबरी के निर्माण के पीछे ओवैसी हैं? 6 दिसंबर हमारे मुल्क के लिए सियासी है। क्या ओवैसी के कहने पर हुमायूं कबीर ने बाबरी की नींव रखी? ओवैसी साहब से आपकी बात हुआ? और क्या हुमायूं और ओवैसी मिलकर 3 बाबरी बनाने जा रहे हैं? अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। बंगाल में बाबरी की नींव रखी गई तो ये बड़े सवाल भी अब उठने लगे हैं। एक तरफ ओवैसी बाबरी को ना भूलने की बातें करते हैं, तो दूसरी तरफ बाबरी की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ओवैसी कर रहे हैं। बंगाल में बाबरी का ओवैसी कनेक्शन क्या है और क्यों ये सवाल खड़े हुए हैं, इसकी अब पूरी क्रोनोलॉजी भी समझ लीजिए। हुमायूं कबीर ने जैसे ही बाबरी की नींव रखी, वैसे ही ऐलान कर दिया कि अब वो ओवैसी के साथ गठबंधन करने वाले हैं। उनके साथ मिलकर बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। उनको अपना बड़ा भाई बता रहे हैं। अरे ओवैसी मेरा बड़ा भाई है, वो बैरिस्टर है, वो एमपी है, तो उनको साथ में गठबंधन करके बंगाल में टीएमसी को क्षमता से हटाने के लिए मैं ये गठबंधन करेंगे। हुमायूं कबीर के मुताबिक ओवैसी के साथ चुनाव में गठबंधन कर वो बीजेपी और ममता दीदी को हराने का पूरा खाका तैयार करेंगे। इसके लिए वो 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने और ओवैसी के साथ मिलकर गेम चेंजर बनने का दावा कर रहे हैं। जो 135 सीट में लड़ेगी तो मेरा 60 से 70 सीट मेरा आराम से चला है। मतलब बंगाल में अब किंग मेकर की भूमिका में हुमायूं कबीर। अगले दिन जब असेंबली का चुनाव खत्म होने के बाद देखेंगे, कोई अकेला कोई पार्टी 148 में नहीं पहुंच पाएगी। बंगाल की बाबरी के ओवैसी कनेक्शन की बात इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि हुमायूं कबीर ने नींव रखने के बाद पहला फोन जिसे किया वो कोई और नहीं बल्कि ओवैसी ही थे। बात हुआ, लेकिन अगले दिन सब अब पता मिल जाएगा। मैं यही बोला, मेरा जो नया पार्टी बन रहा है वो पार्टी को साथ ओवैसी साहब को पार्टी को यहाँ लेके आएगी। बंगाल में ओवैसी साहब को लेके मैं एक साथ के मिल के ये बीजेपी का भी रुकेंगे, ये टीएमसी को भी क्षमता-चुतो करेंगे। तो क्या वाकई बंगाल में चुनावी एंट्री मारने के लिए ओवैसी ने सारा खेल रचा है? क्या हुमायूं कबीर ओवैसी के ही मोहरे हैं जो बाबरी बनाने की बात कर रहे हैं? लोग अपना व्यक्तिगत इनका एजेंडा है, और अगर धर्म को लेके, जाति को लेके, भाषा को लेके जो विभाजन करने की कोशिश, ये बंगाल में तो कभी सफल ही नहीं होगी। वैसे बंगाल की बाबरी और ओवैसी के कनेक्शन की एक और कड़ी सामने आई जो जुड़ती हुई दिखाई दी। हैदराबाद, जिसे ओवैसी अपना गढ़ मानते हैं, वहां भी बाबरी का स्मारक बनाया जा रहा है। देखिए, हम एक मस्जिद बनाना चाहते हैं जिसको बाबरी मस्जिद की यादगार का नाम हम दे रहे हैं, और
ग्रेटर हैदराबाद में वो मस्जिद बनेगी। भले इसका सीधा ताल्लुक ओवैसी की पार्टी से ना हो, लेकिन जिस साल बाबरी की नींव रखी गई उसी वक्त हैदराबाद में बाबरी स्मारक का ऐलान कहीं ना कहीं इसको जोड़ता हुआ नजर आता है। हुमायूं कबीर और ओवैसी का प्लान सिर्फ बंगाल चुनाव ही नहीं बल्कि 2 और बाबरी बनाने का है, जिसमें मुर्शिदाबाद के साथ साथ बीरभूम और मालदा में भी बाबरी बनाने की बात अब हुमायूं कबीर ने कर दी है। मस्जिद यह बनेगी नंबर 1, नंबर 2 बीरभूम में बनाएंगे, नंबर 3 मालदा में बनाएंगे। बंगाल में चुनाव करीब है और पार्टियों की बड़ी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर भी है, जिसे ममता दीदी अपना मानती है। लेकिन हुमायूं कबीर के साथ बाबरी का ओवैसी कनेक्शन इस समीकरण को चुनौती देने की तैयारी में। परिवेश वास्यायन, जी मीडिया। बाबरी की बरसी बीत चुकी है लेकिन घमासान अभी थमा नहीं है। मुर्शिदाबाद में अब बात बाबरी के शिलान्यास के आगे नमाज तक पहुंच गई। 2 और बाबरी बनाने का प्लान बनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सनातनी भी शौर्य दिवस मना रहे हैं। संकल्प ले रहे हैं सनातनी कि अयोध्या के बाद अब अगला नंबर मथुरा का है। सनातनी ये भी दावा कर रहे हैं कि देश में दूसरी बाबरी किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। क्या इस एरिया में लोग आएंगे यहाँ पे नमाज करने के लिए जब तक मस्जिद बने? नहीं, अभी शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस देश में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। बाबरी पर बाबर प्रेमी गैंग और सनातनियों के बीच संग्राम तेज हो गया है। बाबरी की बरसी पर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने वाले बाबर प्रेमी गैंग अब नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सनातनी शौर्य दिवस मना रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद किसी कीमत पर बनने नहीं देंगे। भले ही मस्जिद की अभी तक एक भी ईंट नहीं जुड़ पाई हो, पर नमाज की तैयारी जरूर शुरू हो गई है। भाईजान की भीड़ जुट रही है। मौलाना कह रहे हैं कि जिस बाबरी को तोड़ा गया था उसके नाम पर बनने वाली मस्जिद पर मुसलमानों को फख्र है। जो मंदिर बाबरी मस्जिद का बहुत दिन बाद वहाँ पर तोड़ डाला, तोड़ने को बाद यहाँ पर अपन मुसलमान जो बिरादर है वो लोग खूब आक्षेप था, मगर अफसोस था। उस पे कुछ पे कोई खुटा नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर काल जो ऐसा अपन अल्लाह ताला जी हमारा जो प्यार दिया, मोहब्बत दिया, ये मोहब्बत पे पूरा दुनिया झुक गया। हुमायूं कबीर एक तरफ मुर्शिदाबाद में बाबरी का जिन्न बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाबरी के खिलाफ सनातनियों के तेवर भी गर्म है। मुर्शिदाबाद से 1400 किलोमीटर दूर मथुरा में सनातनियों ने शौर्य यात्रा निकाली। इस यात्रा का मकसद क्या था वो इस पोस्टर से साफ साफ समझ सकते हैं। सनातनियों का संकल्प है, अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। ये देश बाबर का नहीं है, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है। उसका अगर विध्वंस हुआ तो उसकी वर्षी तो सालों साल बनेगी। ये तो शौर्य प्रकट किया हिंदुओं ने एक बार, अगर उसका आज अगर हम कर रहे हैं तो क्या गलत है इसमें? समस्त सनातनी समाज का ये निर्णय रहता है। शौर्य दिवस हम मनाते हैं, हिंदुओं का शौर्य दिवस है 6 दिसंबर, उसको बनाया जा रहा है मथुरा महानगर द्वारा। मैसेज क्लियर है, अयोध्या हमने लिया है, मथुरा भी हम लेकर रहेंगे। बरसी के दिन ही नई बाबरी के शिलान्यास पर सनातनियों में भारी गुस्सा है। हिंदूवादी संगठनों को बाबरी के पीछे ममता सरकार की शह नजर आ रही है, इसलिए उन्होंने ऐलान कर दिया है कि देश में कहीं भी बाबरी मस्जिद को बनने नहीं दिया जाएगा। ये हिंदू समाज इसको कभी सहन नहीं करेगा और ये बाबरी मस्जिद को रुकवाने का पूरा प्रयास हम सब लोग संगठन के माध्यम से, कानून के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से इसको रुकवाने का प्रयास करेंगे। इस देश में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। हुमायूं कबीर का प्लान तो एक नहीं बल्कि बंगाल में 3 बाबरी बनाने का है। मुर्शिदाबाद में जुटी भाईजान की भीड़ फंडिंग भी जुटा रही, लेकिन हिंदू संगठनों ने चैलेंज कर दिया, बाबरी के नाम की मस्जिद अगर कहीं बनी तो उसका अंजाम अयोध्या की बाबरी जैसा ही होगा। एक अयोध्या से और यहाँ देश बंगाल में आई है मस्जिद जी, हमें लाख लाख शुक्र है। क्या सोच के आए थे? देखने के लिए। आप कहाँ से? साथ में आए? अच्छा, तो क्या लग रहा है देख के? ये हमने खबर सुनी तो हम आए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे आए तो जो हमारा दिल करा वो हमने यहाँ किया था इसकी मस्जिद के लिए, और हमें खुशी की बात है बहुत ज़्यादा।
जो कि यहाँ पे जो हो रहा है वो खुशी की बात हो रहा है भाई। जब हमारा सरकार आएंगे, जब 2026 में जब बीजेपी सरकार आएंगे तो हम उसको गिरा देंगे। जैसे हुआ था राम मंदिर का जो असली ढांचा था वो जब गिर चुका था, तो हम अगर ये भी करेंगे, ये भी अगर घुमाइन करेंगे तो हम ये भी गिरा देंगे। ये टीएमसी के अपने विधायक को बर्खास्त करने से ये बाबरी मस्जिद को सरकार कोलकाता की जो ये बनवा रही है, इसको 6 महीने बाद जब बंगाल में जब सरकार परिवर्तन होगी, ये ईंटें इनके कब्र के काम आएंगी बजरंग दल के द्वारा। बाबरी के खिलाफ आज बड़ा संदेश कोलकाता में सामूहिक गीता पाठ के जरिए भी दिया गया, जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल हुए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान में सनातनी चाहते हैं, तनातनी नहीं। भारत में तनातनी चाहते हो या सनातनी चाहते हो? तिरंगा में चांद देखना चाहते हो या चांद पर तिरंगा देखना चाहते हो? हिंदुओं में फूट चाहते हो या एकता चाहते हो? बाबरी अब इतिहास बन चुकी है। वर्तमान में अयोध्या में उस जगह पर दिव्य भव्य राम मंदिर विराजमान है। हुमायूं कबीर की कोशिश फिर से बाबरी को जिंदा करने की है, और सनातनियों ने शौर्य दिवस के जरिए बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि इस देश में अब वो दूसरी बाबरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के खंडवा में प्यार के नाम पर कट्टरपंथी साजिश बेनकाब हो गई है। हिंदू बेटी से हैवानियत का जो खौफनाक खुलासा हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दरअसल शादीशुदा मेहरबान और उसकी बीवी शबनम दोनों मिलकर हिंदू बेटियों को फंसाते थे, बंधक बनाते थे और फिर धर्मांतरण का दबाव डालते थे। लेकिन अब मेहरबान के गजवा हिंद वाले प्लान पर मोहन फोर्स शिकंजा कस चुकी है। तस्वीर में दिख रहे शख्स का नाम मेहरबान मुनीर है और उसके बगल में दिख रही उसकी पत्नी शबनम। फिलहाल ये दोनों कट्टरपंथी पुलिस की गिरफ्त में है। इनका जुर्म जानकर आपका खून खौल उठेगा और इस जुर्म में शबनम की भागीदारी तो आपके होश ही उड़ा देगी। दरअसल कालनेमी मेहरबान उस कट्टरपंथी मानसिकता वाला शैतान है जो हिंदू बेटियों को लव जिहाद के जाल में फंसाता है। मेहरबान ने नाम बदलकर एक हिंदू बेटी से पहले दोस्ती की, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर उसकी असमत से खिलवाड़ किया। हैरान करने वाली बात यह है कि मेहरबान की इस कट्टरपंथी साजिश में उसकी पत्नी शबनम भी उसका पूरा साथ दे रही थी। आरोप है कि मेहरबान ने प्लानिंग के तहत आदिवासी इलाके की हिंदू बेटी को टारगेट किया और फिर उसकी जिंदगी तबाह कर दी। आरोपी ने न सिर्फ उसका शारीरिक शोषण किया बल्कि आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी करने लगा। जब पीड़िता ने मेहरबान से छुटकारा पाना चाहा तो हैवान ने अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पूरी योजना में उस मुस्लिम युवक के साथ उसकी पत्नी और उसका पूरा परिवार सम्मिलित है। ये केसी योजना के अंतर्गत ये युवक जो है वो जिहाद को फैला रहे हैं। ऐसे लगातार मामले लव जिहाद के हमारे सामने आ रहे हैं। मेहरबान की पत्नी शबनम पर आरोप है कि वो भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थी। ये दंपति मिलकर पीड़िता को धमकाते, प्रताड़ित करते और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते थे। आरोप ये भी है कि इन कट्टरपंथियों ने हिंदू बेटी को 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। 3 दिन के लिए उसका अपहरण करके पति पत्नी दोनों जो है उसको यहाँ से दूर लेकर गए और 3 दिन बाद लाकर घर पर छोड़ा और धमकी दे रहे हैं कि कभी तूने घर पर बताया तो हम तेरे भाई की हत्या कर देंगे। डर और शर्म के बोझ तले दबी हिंदू बेटी पहले चुप रही, लेकिन जब हद हो गई और आरोपी ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया तो पीड़िता मोहन फोर्स से इंसाफ की गुहार लगाने लगी, जिसके बाद बिना देर किए पुलिस ने कट्टरपंथी दंपति को धर दबोचा। जो मेहरबान है उसकी पत्नी शबनम दोनों ने मिलके इस घटना को पारित किया है। पहले दोस्ती की है आवेदिका से और दोस्ती के पश्चात उसको अपने ईंट भट्टे पर काम पर लगाया है और काम पे लगाने के पश्चात उसको बहला फुसला के इस प्रकार का दुष्कर्म किया है। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में ऐसे दर्जनों केस सामने आ चुके हैं जहां नाम बदलकर, धर्म छिपाकर मासूम हिंदू बेटियों को फंसाया जाता है और फिर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये खतरनाक खेल कब तक चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मध्य प्रदेश में मोहन फोर्स ने मंदसौर जिले में बेटियों के दुश्मनों की परेड करवा दी। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 2 आरोपियों का सड़क पर जुलूस निकाला गया।
शहर में घुमाया गया और मैसेज साफ है, बेटियों को बदनाम करने वाले दुशासनों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी सजा दी जाएगी कि फिर से कोई दुस्साहस न करे। चलो भैया पीछे हो जाओ। बेटियों की आबरू से जो खिलवाड़ करेगा उसको रूह कपाने वाली सजा मिलनी तय है। रेहान अब्बासी और बाबू शाह की करतूतें इसी लायक थी, तभी तो पुलिस ने दोनों अपराधियों का सड़क पर जुलूस निकाल दिया। जिस ब्लैकमेलिंग कांड से मध्य प्रदेश का मंदसौर आक्रोशित था, उसके गुनहगारों को 24 घंटे के भीतर सजा का डबल डोज दे दिया गया है। कल मोहन फोर्स ने आरोपियों के घर को बुलडोजर से धुआं किया था और आज गिरफ्तार आरोपियों की परेड निकाली। शामगढ़ में आज आक्रोशित हिंदुओं के कलेजों को उस वक्त थोड़ी ठंडक मिली जब मोहन फोर्स ने उनकी दूसरी मांग भी पूरी कर दी। हिंदू लड़की का अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोपी रेहान अब्बासी और बाबू शाह को रविवार सुबह पुलिस ने कस्टडी से बाहर निकाला। फिर उसी सड़क पर दोनों को घुमाया गया जहां पर हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। शर्म की वजह से दोनों आरोपी के सर झुके हुए थे। पुलिस दोनों को हाथों में हथकड़ी लगाकर आगे आगे चल रही थी। पीछे पीछे हिंदू प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे थे। मंदसौर के शामगढ़ में नाबालिग युवती का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला है। पिछले 3 दिनों से चला आ रहा बवाल इसके बाद थमता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों की मांग थी कि इनके घर तोड़े जाए और इनका जुलूस निकाला जाए। कल आरोपियों के घर तोड़े गए और आज पुलिस ने इनका जुलूस निकाला है, जिसके बाद अब लोगों का आक्रोश कुछ शांत हुआ है। रेहान अब्बासी और बाबू शाह की करतूतें ही ऐसी थी जो इस सजा के लायक थी। दोनों ने 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक हिंदू लड़की को जाल में फंसाया था, धमकाकर अश्लील वीडियो बना लिया था। इसके बाद वो लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे। पीड़ित लड़की से 2.5 लाख रुपए भी वसूल लिया था। लालच इतना बढ़ गया था कि 3 लाख रुपए की और डिमांड कर रहे थे। जब पीड़ित लड़की ये रकम नहीं दे पाई तो दोनों दुशासनों ने वीडियो को वायरल कर दिया। ब्लैकमेलिंग का घिनौना खेल खेलने वाले दोनों दरिंदों का यही दांव उन पर भारी पड़ गया। अश्लील वीडियो बनाया और अश्लील वीडियो वायरल करने के नाम पर उसको धमकी दी, पैसे मांगे हैं और पैसे नहीं देने की स्थिति में उन्होंने वीडियो वायरल किया है। 12 घंटे में के अंदर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अश्लील वीडियो के वायरल होने के बाद से ही हिंदू संगठन सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। इसलिए शनिवार को मोहन फोर्स ने घिनौने जुर्म का हिसाब बुलडोजर से किया। ब्लैकमेलिंग कांड के गुनहगार रेहान और बाबू शाह पर पॉक्सो और आईटी एक्ट की कई धाराओं में FIR दर्ज कर दिया गया। इनकी करतूतों का कोर्ट में हिसाब होना बाकी है। लेकिन मोहन फोर्स के बुलडोजर और जुलूस एक्शन ने सख्त संदेश दिया है कि बेटियों के चरित्र का चीरहरण करने वालों का अंजाम क्या होगा। जो बुरी नीयत से बेटियों को बदनाम करेगा, उन दुश्मनों की ऐसी ही परेड निकाली जाएगी। मोहन फोर्स का ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है। मनीष पुरोहित, मंदसौर, जी मीडिया। एयरपोर्ट के बारे में जब आप सोचें तो तस्वीर आपके सामने आती है एक चकाचौंध से भरी ऐसी जगह जहां रेलवे स्टेशन की तरह अफरा तफरी नहीं होती है, बल्कि एक सिस्टम के साथ चलते लोग दिखते हैं, नजर आते हैं। लेकिन आजकल देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर जो हालात हैं वो इसके बिल्कुल उलट हैं। रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट में फर्क मिट चुका है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। लोगों को चिल्लाते एयरपोर्ट पर बैठे बैठे और बेबस होकर अपनी फ्लाइट का इंतजार करते करते 6 दिन बीत गए हैं। लेकिन अभी भी इंडिगो को न जाने हालात सामान्य करने में कितने दिन लगेंगे। खुद को देश की सबसे बड़ी एयरलाइन होने का दावा करने वाली इंडिगो ने एयरपोर्ट्स का क्या हाल कर दिया है, इन तस्वीरों को देखकर समझिए। जिस सूटकेस में किसी के जरूरी कागजात होंगे, जिस सामान में महंगे गहने, महंगे कपड़े होंगे, किसी अपने के लिए प्यार से खरीदे गए तोहफे होंगे, वो एयरपोर्ट पर 3 दिनों से लावारिस हालत में पड़े हैं। तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट की हैं, जहां एक टर्मिनल मानो पूरा लगेज से ही भर गया है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ लगेज ही नजर आएगा। एयरपोर्ट पर बदइंतजामी का क्या हाल है, क्या मंजर है, ये हम आपको एक दिखाना चाहेंगे। ये लगेज है, ये कोई सूटकेस की दुकान नहीं है। यहाँ पर स्थिति ये हो गई है कि जो
यात्री अंदर जा रहे हैं और उनको अचानक ये कहा जा रहा है कि साहब आपकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है। उनके सारे लगेज जो है वो ऑलरेडी प्लेन में जाने के लिए निकल चुके होते हैं। ऐसे में जब अचानक फ्लाइट्स कैंसिल की जाती है तो वो लगेज दोबारा वापस मंगाए जाते हैं। इंडिगो ने एयरपोर्ट की हालत ऐसी बना दी है कि एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन जैसा नजर आने लगा है। जिस तरह ट्रेन के इंतजार में लोग रेलवे स्टेशन पर जहां तहां सोते दिखाई देते हैं, कुछ उसी तरह अब एयरपोर्ट पर फ्लाइट की राह देखते देखते दिन रात लोग गुजार रहे हैं। पर फ्लाइट वाली गुड न्यूज कब आएगी ये नहीं जानते। इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिलेशन की वजह से होने वाली दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ये दावा किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा और स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये एयरपोर्ट पर क्या हाल है। लोग 12-12 घंटे से यहाँ पे स्टक हैं या फंसे हुए हैं और अभी तक यहीं पे एयरपोर्ट पर सो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं बस स्टैंड पर आप हैं, कहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे नहीं। देखिए, लोग यहीं पर सो रहे हैं। एयरपोर्ट पर इंतजार की घड़ियां गिनने वालों में सेना के जवान भी हैं, जिन्हें देश सेवा के लिए अपनी ड्यूटी पर जाना था, लेकिन इंडिगो की मनमानी के आगे देश के रक्षक भी बेबस हो गए। हमारे साथ हैं जयवीर सिंह, जो कि ITBP पे हैं और चीन का मुकाबला करने के लिए इनको अरुणाचल जाना है, लेकिन फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से ये अपनी ड्यूटी निभाने में सक्षम नहीं हैं। ये अभी कभी फ्लाइट कैंसिल बता रहे हैं तो कभी बोले आगे बढ़ा रहे हैं, तो अब क्या पता सर इनका कब क्या टिकट का यानी कि कन्फर्म होगी या नहीं होगी इसकी। आई एम फ्रॉम डिफेंस, आई एम इंडियन नेवी, बट आई हैव टू मतलब 100% टू ज्वाइन टू ऑन मंडे सर। मैं इमरजेंसी छुट्टी आया था, एक्चुअली मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे, उसकी वजह से छुट्टी आया था एंड मुझे एट 2 दिन की मेरी मतलब 48 आवर्स की लीव पे था मैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनके करियर का पहला दिन फ्लाइट कैंसिलेशन ने बर्बाद कर दिया, तो किसी के सेलिब्रेशन की प्लानिंग पर इंडिगो ने पानी फेर दिया। कल से ऑफिस ज्वाइन करना है, अब क्या करूंगा, अब और छुट्टी लगाऊंगा। जॉब लगी थी अभी मेरी। अच्छा, अभी आपकी जॉब लगी? हाँ, अब देखते हैं क्या होगा। आज हमारी एनिवर्सरी है, हम पोर्ट ब्लेयर जा रहे थे, 4 तारीख से बुकिंग है, वहाँ लाखों का रिजॉर्ट्स बुक है। उन लोगों को बोल रहे रीशेड्यूल कर दो क्योंकि नेशनल क्राइसिस है, बोलते नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ना रिफंड करेंगे ना ये। आपका मैरिज एनिवर्सरी है। लोगों के लगातार बढ़ते गुस्से और आक्रोश के बीच सरकार एक्शन में है। कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। कंपनी के CEO से 24 घंटे में जवाब मांगा गया है कि एक्शन क्यों न लिया जाए। इसके अलावा रिफंड के अल्टीमेटम का टाइम भी आज 8 बजे तक खत्म हो गया। अगर अब भी रिफंड इंडिगो ने नहीं किया तो उस पर DGCA एक्शन लेगा। इंडिगो के CEO को शो कॉज नोटिस इशू करी है। 24 आवर्स के अंदर उनका जवाब आना, हमने उनको बोला कि 24 आवर्स के अंदर जवाब देना चाहिए। एक इंक्वायरी कमेटी की भी वहाँ पे गठन किया गया है। तो जो कोई कसूरवार है, जिसकी गलती है वो कोई भी हो, बिल्कुल उस पर कार्रवाई हो। सरकार सख्त है, लेकिन तब भी हालातों में सुधार नजर नहीं आ रहा। आज भी इंडिगो की 650 से भी ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं और कंपनी ने 10 दिसंबर तक हालात सामान्य करने की बातें कही हैं। इससे पहले 5 दिसंबर को 1600 फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी और कल करीब 800 फ्लाइट्स। कंपनी कह रही है कि हालात सुधर रहे हैं, सरकार भी एक्शन मोड में दिख रही है, लेकिन जमीन पर जो हालात हैं उसमें कोई सुधार दिख नहीं रहा। जो 650 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, उनके लाखों पैसेंजर्स के दर्द का क्या, उन लोगों के वक्त का क्या जो 3 दिनों से इंतजार में बैठे हैं, और उन धक्कों का क्या जो लोग बुजुर्गों और बच्चों के साथ एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट के इंतजार में खा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लद्दाख की बर्फीली चोटियों के बीच LAC पर भारत की सबसे बड़ी ढाल टनल के रूप में बनकर तैयार है। ये कोई साधारण टनल नहीं है, ये हिंदुस्तान के हुंकार है। 12,000 फीट की खौफनाक ऊंचाई पर खड़ी अजय ढाल है जो ड्रैगन की हर चाल को नेस्तनाबूद करेगी। और भारत ने LAC पर स्टील की ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जो हर मौसम में दुश्मन की हर हरकत पे नजर रखेगी। ये टनल नहीं, हिंदुस्तान के दुश्मनों का काल है। ये टनल ड्रैगन की हर चाल को विफल करने वाली ढाल है। इतना ही नहीं, ये टनल 12,000 फीट की ऊंचाई पर मॉडर्न इंजीनियरिंग की मिसाल है।
भारत ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में श्योक टनल का उद्घाटन कर दुश्मन देशों की टेंशन बढ़ा दी है। रक्षा मंत्री ने आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के 125 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, जिनमें से श्योक टनल रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। भारत की एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन जैसे दुश्मन देश मौजूद हैं, जो बर्फीले मौसम में अक्सर घुसपैठ की साजिश को अंजाम देते रहे हैं। लेकिन अब ये श्योक टनल दुश्मन देशों की हर साजिश नाकाम करने में बेहद अहम रोल निभाएगी। साल 2020 के गलवान टकराव के बाद से ही भारत ने भी LAC पर मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया था। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लेह लद्दाख तक हवाई पट्टी और ऑल वेदर रोड का निर्माण किया जा रहा है। श्योक टनल उसी ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। दुनिया के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण टेरेन्स में निर्मित यह इंजीनियरिंग मार्वल लद्दाख जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में ऑल वेदर रिलायबल कनेक्टिविटी इंश्योर करेगा। भारी बर्फबारी, अवलांच और एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में भी हार्श विंटर्स के दौरान तेज डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी को भी कई गुना बढ़ाएगी। भारी बर्फबारी और अवलांच की वजह से कई बार LAC से संपर्क टूट जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि श्योक टनल सिर्फ टनल नहीं बल्कि ऑल वेदर ढाल बन गई है। ये टनल पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेनाओं को मजबूती देगी। बिहार में नए रूप रंग, नए तेवर, नए कलेवर के साथ सत्ता पर काबिज होने वाले NDA सरकार का इस बार अंदाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। बिहार में यूपी की तर्ज पर अतिक्रमण माफिया, गुंडे बदमाशों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर जमकर गरज रहा है। और बिहार में योगी मॉडल से कैसे हड़कंप मचा है, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी वाला बुलडोजर अब बिहार में गरज रहा है। बुलडोजर से हिसाब, बिहार में भूमाफिया पर वार। बिहार में योगी मॉडल। यूपी में जिस बुलडोजर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमाफिया की नाक में दम किया, अब वही मॉडल बिहार में देखा जा रहा है। बिहार में भी बुलडोजर जमकर गरज रहा है। अब आपको बिहार में बुलडोजर एक्शन की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आज की है। कैमूर के मोहनिया में प्रशासन का दूसरे दिन बुलडोजर चला। यहाँ नई मोहनिया में अतिक्रमण हटाने की तेज मुहिम से हड़कंप मचा हुआ है। सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिससे शहर को जाम की समस्या से न जूझना पड़े। वहीं दूसरी तस्वीर कल की है। बेगूसराय में 6 दिनों से बुलडोजर एक्शन जारी है। वहीं तीसरी तस्वीर 5 दिसंबर की है, जब सुपौल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को बुलडोजर के जरिए खाली कराया गया। सीमा क्षेत्र होने के कारण आम लोगों को बहुत परेशानी होती थी, तो विधिवत अतिक्रमण बाद भी चलाया गया था और अस्थायी दुकानदारों को नोटिस भी किया गया था और विधिमान्य प्रोसीजर के साथ हम लोग आज अतिक्रमण हटवा रहा है। मोहनिया में पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाया जा चुका है, लेकिन बार बार लोग सड़क किनारे अवैध तरीके से कब्जा कर लेते हैं, जिसके बाद अब प्रशासन पूरी तरह अवैध कब्जाधारियों की दुकानें तोड़ने में लगा है। बिहार में नए तेवर के साथ सरकार नजर आ रही है। इस बार NDA सरकार का रूप रंग बदला हुआ है। योगी की स्टाइल में नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी। अपराधी और भूमाफिया पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यूपी की तर्ज पर ही सम्राट चौधरी एक्शन ले रहे हैं। अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर गरज रहा है। 1700 अपराधियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। अपराधियों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली लिस्ट में 400 और दूसरी में 1300 अपराधी रखे गए हैं। पहले 400 अपराधियों पर चौतरफा एक्शन जारी है। अतिक्रमणकारियों पर ही नहीं, बिहार में अपराधियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो गया है और इसी अभियान का अहम हिस्सा बन चुका है बुलडोजर, जिसने बिहार के अपराधी और भूमाफियाओं में हड़कंप मचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।